वेलकम टू विशाल मैथमेटिक्स क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है कि निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या मतलब हुआ कि निम्न ये जो कथन है, इस कथन को रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। ठीक है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, तो रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए, उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कथन। पहला क्वेश्चन इसका एक क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें अभी तक एक कथन हो गया है कि इस कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, कुल विद्यार्थियों की संख्या 10, जिसमें कुछ स्कूल में कुछ लड़के भी होंगे और कुछ लड़की भी होंगे, मतलब कुछ बॉयज और कुछ गर्ल, बट इस दोनों का जो योग हुआ वो 10 है, क्योंकि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी बोला जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कथन कहा जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करना है कि लड़की की संख्या क्या है और लड़कों की संख्या क्या है, ये बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता है कि ये जो 10 विद्यार्थी है इसमें से लड़का कितना है और लड़की क्या है, कितना है, यही हमें ज्ञात करना है कि लड़कों की संख्या क्या है और लड़कियों की संख्या क्या है, यही ज्ञात करके हमें बताना है। तो नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या को x और लड़के की संख्या को y, कुछ इस टाइप से हम लोग मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, हमने ये माना। अब देखा जाए तो प्रश्न का क्या कहना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। जो कुल विद्यार्थी है उसमें कक्षा 10 में ये 10 विद्यार्थी है, जिसमें कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़की होंगे। अब लड़के कितने हैं लड़की कितना ये नहीं पता, बट टोटल कितना है, तो टोटल 10 है। इस टोटल में कौन कौन आ गया, तो कुछ लड़के होंगे कुछ लड़की होंगी, मतलब इस दोनों का योग, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो योग है वो कितना है, 10 है। तो फिर हम आगे क्या लिखेंगे, इसीलिए प्रश्न से लड़कों की संख्या मतलब x प्लस लड़कियों की संख्या मतलब y, इस दोनों का जो योग है ये हो गया 10 समीकरण, इसे बोलेंगे हम लोग 1। तो ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आया है, इसी को इस समीकरण बन गया। ठीक है, बट इसी कथन से आया। अब आगे का जो कथन है इससे भी एक समीकरण बनेगा, क्योंकि इस समीकरण में युग्म बनाना है, फिर उसे ग्राफीय विधि से हमें हल भी करना है। तो यहाँ तक की कथन को हमने सॉल्व कर लिया कि कक्षा में 10 विद्यार्थी जिसमें से कुछ लड़के और कुछ लड़की, अर्थात दोनों का योग 10 हो गया। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब क्लास में जितना लड़की है और उससे 4 कम लड़का है, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्लास में जितना लड़का है उससे कहीं मतलब 4 ज्यादा लड़की है। ठीक है, ये कथन बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस कथन को हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे। प्रश्न से हो गया, फिर लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्न से क्या कहना है कि लड़कों की संख्या, ये हुआ लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जो है ना और लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या लड़कों की तुलना में
4 ज्यादा है, तो या तो इसमें आप 4 दोनों को समीकरण बनाने के लिए या तो इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए अब फिर या नहीं तो इसमें से 4 घटा दीजिए ताकि दोनों का बैलेंस हो जाए, जिससे समीकरण का निर्माण हो जाए। क्योंकि लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से ये कम है, लड़का 4 कम है और लड़की 4 ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए अगर ये कम है तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए या नहीं तो इसमें से 4 घटा दीजिए। इस हिसाब से ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वाई माइनस 4। हमने लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या माइनस 4, जिससे ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। इसे मान लेंगे समीकरण हम लोग 2। तो ये आ गया समीकरण आपका 1, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और फिर से ये आ गया आपको समीकरण 2, x इक्वल टू वाई माइनस 4। अब इस दोनों समीकरण को हमें ग्राफ की सहायता से हल करना है कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। x y कहने का तात्पर्य ये रहा कि लड़कों की संख्या क्या होगी और लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग अब ग्राफ पे देखते हैं। तो ये पहला समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये दूसरा समीकरण था x इक्वल टू वाई माइनस 4। अब इसे हम लोग को ग्राफ से सॉल्व करना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली इसमें हम लोग मान सारणी को तैयार करते हैं। अब x का वैल्यू क्या रखा जाए जिससे y का मान निकल जाए, तो हम लोग x इक्वल टू अगर 7 लेते हैं, x का वैल्यू 7, तो ये प्लस 7 इधर आया तो माइनस 7, क्या लिखा जाएगा 10 माइनस 7 मतलब 3, मतलब x का वैल्यू 7 लेने से y का वैल्यू 3 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे x के बॉक्स में 7 तो y का वैल्यू 3। फिर अगर हम लोग x का वैल्यू क्या लिया गया, x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं, सपोज दैट x का वैल्यू 5 लेते हैं, तो इधर प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5, तो 5 में से 10 में से 5 गया तो 5, मतलब x का वैल्यू भी 5 तो y का वैल्यू भी 5 5, तो 5 5 हो गया 10। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस बॉक्स में x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू भी 5। अब ये समीकरण 1 का मान सारणी रेडी है। अब समीकरण 2 को देखेंगे, क्या है x इक्वल टू वाई माइनस 4 था, समीकरण 2 हमारा यही था x इक्वल टू वाई माइनस 4। तो x का वैल्यू रखेंगे तो y का मान निकलेगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट y का मान रखते चलेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y इक्वल टू अगर हम लोग 7 लेते हैं, y इक्वल टू 7 लेते हैं तो 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू आ गया 3, मतलब x का वैल्यू 3 आएगा और y का वैल्यू 7 लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 7 लेने पर x का वैल्यू 3। फिर आगे एक और वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू अगर बाय द वे हम लोग क्या लिया जाए, x का वैल्यू समथिंग कुछ भी ले लेते हैं। x का वैल्यू अगर हम x का नहीं 5 y का ले लेते हैं, y इक्वल टू अगर हम 5 ले लें तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, मतलब y का वैल्यू 5 लेने पर x का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 1। अब ये मान सारणी तैयार है। अब इसे हम लोग को ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ पे जिसका जो वैल्यू इसके जगह पे रख देंगे। जैसे देखा जाए तो x का वैल्यू पहले इस समीकरण को डालते हैं हम लोग, इसमें 2 पॉइंट है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, दोनों बिंदु को हम लोग बारी बारी ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो पहला पॉइंट है 7,3, मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3। तो यहाँ जो पैमाना है ना वो 1 इकाई है, यहाँ पैमाना 1 2 3 4 इस टाइप से है, तो पैमाना यहाँ पे 1 इकाई का है। तो पहला पॉइंट है 7,3, मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3, ये दोनों को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो लगभग बिंदु यहाँ पर आकर मैच हो रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर आकर, ये बिंदु यहाँ पर आ रहा है अप्रोक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7,3, मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3। फिर दूसरा पॉइंट है 5,5, तो x का वैल्यू 5 यहाँ हो गया और y का वैल्यू 5 यहाँ हो गया, ये दोनों एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो लगभग इस बिंदु पर आकर कट कर रहा है। तो देखा जाए तो ये x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5 लगभग इस बिंदु पर आकर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5,5। ठीक है, x का वैल्यू ये हो गया 5, y का वैल्यू हो गया 5, ये दोनों एक दूसरे को आकर यहाँ पर इस टाइप से मैच कर रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकेंड पॉइंट था।
अब हम लोग इसको मिलाकर एक सरल रेखा, चलिए तो ये जो लाइन है इस टाइप से ये आपका आलेख हो गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे समीकरण को लिख देंगे कि ये समीकरण क्या था। तो समीकरण क्या था हम लोग का, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आप लोग का पहला समीकरण जो था, इसका जो भी बिंदु था, इस बिंदु की सहायता से हमने ग्राफ पर इसे प्रदर्शित कर दिया। अब हम लोग देखेंगे दूसरे को, ठीक है। तो दूसरा जो समीकरण है x इक्वल टू वाई माइनस 4, इसका जो बिंदु है 3,7 और 1,5, इसे प्रदर्शित करते हैं। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7। x का वैल्यू 3 यहाँ जाएगा और y का वैल्यू 7 लमसम यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिंदु आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इस पॉइंट पे ये आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 3,7। फिर दूसरा क्या है 1,5, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5, लमसम बिंदु यहाँ आ रहा है आपका। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से एक डॉट दे दिए, यहाँ पे लिख दिए 1,5, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5। फिर उसी टाइप से हम लोग एक एरो रखकर इसे डिनोट कर देंगे। तो इस टाइप से ये पॉइंट एक दूसरे से काट रहा है, ठीक है। ये समीकरण 2 का हो गया। इस पे लिख देंगे x इक्वल टू वाई माइनस 4। वाई माइनस 4। तो देखा जाए ये जो आलेख है समीकरण 1 का और ये समीकरण 2 का, एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहा है, तो इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ से देखा जाए तो y का वैल्यू और फिर x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू हम देख रहे हैं 3 और y का वैल्यू 4। तो मतलब यहाँ से हम लोग लिख देंगे इसके नीचे में फिर कुछ इस टाइप से कि अतः, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके नीचे अतः x, ग्राफ पे ही लिखेंगे x इक्वल टू 3 तथा y इक्वल टू 7। अब फिर इतना करने के बाद हम लोग जो इस नोट पेपर पे बना रहे होंगे उस पे भी हम लोग लिख देंगे कि x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू इतना। तो x हमारा क्या था, तो x को हम लोग लिए थे लड़कों की संख्या और y को लिए थे लड़कियों की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे क्या इसके बाद, अतः लड़कों की संख्या बराबर x का वैल्यू है 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर y और y का वैल्यू है 7। तो इस टाइप से ये प्रश्न संख्या 1 का 1 आपका ये x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 आकर ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, तो 1 नंबर जो क्वेश्चन था 1 का ये आपका निकल गया लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। अब इसी का 2 नंबर क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। फिर जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें ये नहीं पता है कि कलम का मूल्य क्या है और पेंसिल का मूल्य क्या है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे ये आपका बन रहा है 2 नंबर, 1 का 2 लिखेंगे। माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया और कलम का मूल्य y रुपया। माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर
x रुपया तथा कलम का, या ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपया, क्योंकि मूल्य तो यहाँ रुपया हमें देना पड़ेगा। अब प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न क्या कहा जा रहा था। तो प्रश्न का कहना था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य 50 रुपया, मतलब इस 50 रुपया में 5 पेंसिल दे रहा है और 7 कलम दे रहा है। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x, और एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का 7y। इस दोनों का जो योग है वो हमें इस दोनों की जो कीमत अदा करना पड़ रहा है कितना, तो 50 रुपया। तो समीकरण से क्या होना, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ लिखा क्या जाएगा, इसीलिए प्रश्न से 5x मतलब 5 पेंसिल प्लस 7y मतलब 7 कलम, इस दोनों का जो योग है ये हो गया 50, समीकरण 1। ठीक है। फिर ये जो कथन 1 था इसके हिसाब से ये समीकरण आ गया। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना, 46 रुपया है। मतलब एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x, एक कलम का y है तो 5 का 5y। इस दोनों का कीमत हमें अदा करना पड़ रहा है 46 रुपया। तो समीकरण बन गया 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से 7x 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें, ये जो समीकरण 1 है और ये जो समीकरण फिर 2 है, इसे हम लोग को ग्राफ पर प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ पे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये ग्राफ हुआ इसका। सबसे पहले सबका मान सारणी हम लोग निकालते हैं। तो मान सारणी निकालने के लिए अब देखा जाए तो समीकरण 1 को पहले सोल्व करते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। अब x का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा यहाँ से। अगर x का वैल्यू हम लोग 10 रखते हैं तो 5x मतलब 50 प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, ये प्लस का 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50, तो 50 में से 50 आ गया 0, तो 7y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 आ गया। मतलब x का वैल्यू 10 लेने पर y का वैल्यू आ रहा है 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x के बॉक्स में 10 तो y का वैल्यू 0। फिर आगे हम लोग रखेंगे x का वैल्यू, तो y का मान निकलेगा। अगर x का वैल्यू सपोज दैट हम 3 लेते हैं x का वैल्यू, तो 5 तिया 15, इधर प्लस का 15 इधर आया तो माइनस का 15, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15। वैल्यू ऐसा लीजिएगा कि जो सुटेबल हो। तो 7y इक्वल टू 15 में 50 में से 15 गया तो 35, 7 से 35 कट गया 5 बार, तो y का वैल्यू आ गया 5। मतलब x का वैल्यू 3 लेने से y का वैल्यू 5 आ रहा है। तो लिखेंगे क्या, x के बॉक्स में 3, y का वैल्यू 5। ये समीकरण 1 का मान सारणी निकल गया। अब समीकरण 2 पे हम लोग सोल्व करेंगे। फिर उसी प्रकार x का वैल्यू लेंगे तो y का मान निकलेगा। अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं, x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 7 3 21, प्लस का 21 इधर आया तो माइनस का 21, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 46 में से 21 गया तो 25, 5 से 25 कटेगा 5 बार। मतलब x का वैल्यू 3 लेने पर y का वैल्यू 5। तो यहाँ लिखेंगे x के बॉक्स में 3, इसमें लिखेंगे 5। अब इसी प्रकार हम लोग फिर मान निकालते हैं इसका। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 8 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो 8 से 56, प्लस का 56 इधर आया तो माइनस का 56, तो 5y इक्वल टू लिखा जाएगा 46 माइनस 56। तो 5y इक्वल टू 46 में से 56 जाएगा तो माइनस का 10, 5 दूना 10, मतलब x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू माइनस का 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8, ये हो गया माइनस का 2। अब हम लोग वैल्यू को फुट रखते हैं और फिर मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है।
सबसे पहले तो यहाँ पे पैमाना देखा जाए तो हम लोग 10 8 है, x का वैल्यू देखते हैं 10 है, y का वैल्यू 5 है, फिर माइनस में भी जाना है। तो हम लोग पैमाना 2 का ले लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से। फिर 2 4 6 8 इस टाइप से होगा। फिर इधर नीचे आ जाएगा माइनस का 2, इधर भी हो जाएगा माइनस का 2। अब हम लोग बिंदु को समीकरण 1 और 2 का जो भी बिंदु है उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 10 तो यहाँ होगा और y का वैल्यू 0 यहाँ होगा, तो बिंदु यहीं पे होगा 10,0, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट का नाम होगा 10,0। फिर सेकेंड पॉइंट है 3,5, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू 3 देखा जाए तो 2 और 4 के बीच होगा ये 3, और 5 y का वैल्यू 5, तो 5 जो होगा 4 और 6 के बीच होगा, ये हो गया आपका 5। तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, फिर ये भी आगे की ओर बढ़ेगा, बिंदु यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिल रहा है। तो क्या लिखा जाएगा 3,5, ये पॉइंट लमसम आपका यहाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3,5। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ आता है। तो सबसे पहले इसे हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी को हमें मिलाना है। तो इस टाइप से आपका ये पॉइंट अप्रोक्स मिल गया। थोड़ा 19-20 हो सकता है, बात की बात है। चलिए, तो ग्राफ पेपर पे ही आप लोगों का परफेक्ट बनेगा। तो ये आने के बाद इस पे हम लोग समीकरण को नोट कर देंगे, लिख देंगे x 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये समीकरण को नोट कर दिए। फिर हम लोग सेकेंड वाले समीकरण को ग्राफ पे पुट करते हैं, जो भी इसका बिंदु प्राप्त हुआ है, जैसे 3,5 और 8,-2। x का वैल्यू 3 फिर से, और y का वैल्यू 5 फिर से, यहीं पे आएगा ये पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट है 8,2। तो पहले इस पॉइंट को हम लोग नोट कर देते हैं। समीकरण 2 के लिए भी यहीं पे आ रहा है 3,5 जो है। सेकेंड पॉइंट है 8,-2। x का वैल्यू प्लस का 8 यहाँ पे हो जाएगा, और y का वैल्यू -2 यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। ये दोनों अप्रोक्स आकर इस बिंदु पर मिलेगा आपको। तो लिखेंगे क्या हम लोग, चलिए, तो इस पॉइंट को हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट को प्रदर्शित करते हैं। तो x का वैल्यू 8 यहाँ पे हो गया, y का वैल्यू -2। ये बिंदु लगभग यहाँ पर आपका मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2। फिर से अब एक हम लोग एरो लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे हम लोग, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले इसे हम लोग जूम कर ले। तो ये देखा जाए तो कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट समीकरण 1 का और समीकरण 2 का जो बिंदु है, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः x इक्वल टू 3 तथा y इक्वल टू 5। तो ये एक्स वाई का वैल्यू आ गया। अब इसी मान को हम लोग x को क्या माने थे और y को क्या माने थे, तो x को हम लोग माने थे पेंसिल का मूल्य और y को माने थे कलम का मूल्य। तो x का वैल्यू जो आया है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, मतलब पेंसिल का मूल्य 3 है रुपया और कलम का मूल्य 5 रुपया। तो हमें ये लिखना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अतः पेंसिल का मूल्य बराबर हम लोग माने थे x रुपया, तो लिखेंगे x रुपया।
x का वैल्यू देखा जाए तो आया है 3, तो हो गया 3 रुपया, तथा कलम का मूल्य, तो कलम के मूल्य को हम माने थे y रुपया, तो ये हो गया y रुपया, y का वैल्यू आया 5, तो हो गया ये 5 रुपया। ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, दोनों हो गया सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 2 को हम लोग सोल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा इस सारणी को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है सारणी, कुछ समीकरण है, जैसे ये समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, आपको ये पढ़ाया गया था। तो 2 समीकरण होगा, तो पहले को मान लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे को मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब a1 बाई a2, a1 बाई a2, b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 और c1 बाई c2, जब इसकी तुलना मतलब a1 बाई a2 निकाले, b1 बाई b2 निकाले और c1 बाई c2 निकाले, तो 3 कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। तीनों कंडीशन यहाँ लिखा गया हुआ है कि ये पहला कंडीशन में ये हो सकता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर ही ना हो। पहला शर्त ये हो सकता है कि a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 से बराबर ना हो। तो जब ये a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी करती है, मतलब इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। मतलब इस टाइप से अगर ग्राफ है तो एक आलेख ये रहा और दूसरा आलेख इस टाइप से रहा, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, मतलब ये हुआ। तो इस टाइप से अगर हो, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो दिए गए जो युगपत समीकरण होगा ना, जो समीकरण होगा उसका केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल होगा, ठीक है। फिर एक शर्त ये भी हो सकता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होता है, तो इसका इस युग्म का अनगिनत हल होगा और ये संपाती होंगे। मतलब अगर ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो एक आलेख इस टाइप से है तो दूसरा आलेख भी इसी पे होगा इस टाइप से, तब इसे बोलेंगे संपाती। मतलब एक ही आलेख पे दोनों ही आलेख है, तो इसे बोलेंगे संपाती रेखाएं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, और एक ही आलेख पे हो तो संपाती रेखाएं। इस स्थिति में दिए गए युगपत समीकरण का कितने हल होंगे, तो अनेक हल मतलब अनगिनत हल होंगे, मतलब x y का अनगिनत मान ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा शर्त ये भी हो सकता है कि a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 से बराबर हो बट c1 बाई c2 बराबर ना हो, तो इस स्थिति में दिए गए युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें और बेटर से समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा इस पे फोकस कर दे रहा हूँ। और इस रेखा को क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। मतलब ये अगर y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो एक आलेख इस टाइप से गया तो दूसरा आलेख भी इसी टाइप से गया, मतलब एक दूसरे को कहीं से स्पर्श नहीं करेगा, तो इस रेखा को बोलेंगे समांतर रेखा। मतलब इसका कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। तो 2 नंबर क्या बोल रहा है, ये हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट हमने इसमें बेसिक के साथ साथ फुल कॉन्सेप्ट का डिटेल्स चर्चा किया, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो देखिए पूरा अच्छे से समझ आएगा आपको। क्या बोला जा रहा है, अनुपात a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। वही बात, प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है। तो ये कैसे पता चलेगा कि प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है, तो इसका एक ही शर्त है, दिए गए युगपत समीकरण से a b c d का मान ज्ञात कीजिए। मतलब a1 a2 और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान ज्ञात कीजिए और इसको निकालिए। निकालने के बाद देखिए कि क्या ये तीनों आपस में बराबर है या फिर ये दोनों आपस में बराबर है या फिर ये दोनों तो आपस में बराबर है बट तीसरा से बराबर नहीं है। इस हिसाब से हमें चेक करना होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ आ जाएगा। तो समीकरण क्या है आपका, पहला 2 का 1 नंबर कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x
प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम लोग पहले समीकरण को लिखेंगे। सबसे पहले 2 का ये आपका 1 नंबर रहा, लिखेंगे यहाँ समीकरण को लिखेंगे तो 5x माइनस 4y माइनस नहीं प्लस 8 इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे समीकरण 1 तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, समीकरण 2। थोड़ा समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए। तो पहला समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा है 7x माइनस प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 b1 और c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करें। तो देखा जाए तो ये आपका a1 हुआ, ये आपका a2 हुआ, ये b1 हुआ और ये आपका c1 हुआ, ये आपका a2 हुआ, ये b2 हुआ और ये c2 हुआ। तो लिखेंगे क्या हम लोग इसके नीचे, इसीलिए तो लिखेंगे आगे हम लोग, इसीलिए a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू माइनस का 4 और c1 इक्वल टू प्लस का 8, फिर कॉमा a1 b1 और c1, फिर लिखेंगे a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 6 तथा c2 इक्वल टू लिखेंगे माइनस का 9। ठीक है, ये आपका माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सामान्य रूप पर है a1x प्लस मतलब a1 ना भी बोले तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पर है। तो a के जगह पे 5, b के जगह पे प्लस का 4, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस का 4 होता, बट प्लस तो है नहीं, माइनस है, तो माइनस का 4 और c के जगह पे 8 हो गया इस टाइप से। अब हम लोग बारी बारी a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालेंगे। तो इसीलिए a1 बाई a2 इक्वल टू, तो a1 बाई a2 का मान निकाला जाए तो a1 का वैल्यू 5 और a2 का वैल्यू 7, तो लिखेंगे 5/7। क्या ये कटने वाला है? तो नहीं। फिर आगे निकालेंगे b1 बाई b2, तो b1 का वैल्यू देखा जाए माइनस का 4 और b2 का 6, तो लिखेंगे क्या -4/6, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो फाइनल लिखा क्या जाएगा -2/3। फिर कॉमा c1 बाई c2, तो c1 का वैल्यू देखें हम लोग, तो c1 का वैल्यू प्लस का 8 और c2 का माइनस का 9, तो लिखेंगे 8/-9, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो लिखा जाएगा -8/9। तीनों मान ज्ञात कर लिए। तो क्या पा रहे हैं कि क्या a1 बाई a2 का वैल्यू और b1 बाई b2 का वैल्यू ये आपस में बराबर है? तो नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब ये दोनों ही बराबर नहीं तो इस पे चर्चा करना ही बेकार है। जब ये दोनों बराबर हो तब इस पे फोकस करेंगे, क्या c1 बाई c2 का भी वैल्यू बराबर है या नहीं। फिलहाल हम देख रहे हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ही बराबर नहीं है, तो c1 बाई c2 बराबर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसके नीचे, इसीलिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर ना हो तो इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? तो इसका केवल अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और ये कैसा रेखा होगा? तो ये प्रतिच्छेदी होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था कि अनुपात a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कीजिए, जो हमने किया। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा
रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या अथवा संपाती है। तो अभी हम 2 का 1 में क्या देख रहे हैं, ये प्रतिच्छेदी है। क्या है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसके नीचे लिखेंगे अतः ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, या ऐसे भी लिख सकते हैं अतः दिए गए युगपत समीकरण प्रतिच्छेदी है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का अर्थ हुआ जोड़ा, जो 2 समीकरण था। अतः दिए गए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, इस टाइप से 2 का 1 बन गया। अब फिर 2 का 2 क्या बोला जा रहा है, 2 का 2 में समीकरण दिया हुआ है 9x, इसको भी सॉल्व करते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया 2 का 2 नंबर। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ समीकरण को उतारेंगे। समीकरण है 9x प्लस 3y इक्वल टू 12, सॉरी इक्वल टू 12 नहीं, प्लस 12 है, तो लिखेंगे प्लस का 12 इक्वल टू 0। समीकरण 1 तथा दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y माइनस नहीं प्लस 24 इक्वल टू 0। समीकरण ये 2 हो गया। फिर उसी प्रकार a1 a2 और b1 b2 इस टाइप से c1 c2 निकालेंगे। तो a1 बराबर देखा जाए तो 9, b1 बराबर देखा जाए तो 3 और c1 बराबर देखा जाए तो 12। फिर कॉमा a2 बराबर देखा जाए तो a2 का वैल्यू 18, b2 का वैल्यू 6 तथा c2 का वैल्यू देखा जाए तो c2 का वैल्यू 24 हो गया। फिर हम लोग आगे निकालेंगे अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसीलिए a1 बाई a2, तो a1 बाई a2, तो a1 का वैल्यू देखा जाए तो a1 का वैल्यू 9 और a2 का वैल्यू 18, तो लिखेंगे 9/18। फिर करने वाला तो 9 1 9, 9 2 18, कट कर आ गया 1/2। फिर कॉमा देंगे, निकालेंगे b1 बाई b2, तो b1 का वैल्यू देखा जाए तो 3 और b2 का वैल्यू 6, तो लिखेंगे क्या 3/6, 3 1 3, 3 2 6, कट कर आ गया बराबर देंगे 1/2। फिर तथा c1 बाई c2, तो c1 का वैल्यू देखा जाए तो 12, c2 का 24, तो लिखा गया जाएगा 12/24, 12 1 12, 12 2 24, कट कर आ गया 1/2। क्या देख रहा है, a1 बाई a2 का वैल्यू, b1 बाई b2 का वैल्यू और c1 बाई c2 का वैल्यू तीनों आपस में बराबर है। तो इस स्थिति में तीनों अगर बराबर हो, जब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर हो, तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। तो ये बताना था कि युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं अर्थात ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाती होगा। तो लिखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः दिए गए युग्म समीकरण युग्म क्या होंगे, संपाती है। अतः दिए गए समीकरण युग्म संपाती है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बन गया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो 2 का 3 में जो समीकरण दिया हुआ है, फिर उसी टाइप से चेक करना है कि ये क्या होगा। समीकरण है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0।
अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर से इसी टाइप से लिखेंगे हम लोग। ये आपका 2 का 3 नंबर हो गया। पहले समीकरण को उतारेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। सबसे पहले लिखेंगे इसीलिए a1 बराबर, तो a1 बराबर 6, b1 बराबर तो माइनस का 3, कॉमा c1 बराबर तो प्लस का 10, फिर कॉमा a2 बराबर, तो a2 बराबर आपका हो गया 2, b2 बराबर माइनस का 1, यहाँ गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, आगे माइनस है इसीलिए माइनस का 1 हो गया। फिर तथा c2 बराबर, तो c2 बराबर हो गया आपका 9। फिर से अब a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालेंगे, तो इसीलिए a1 बाई a2 बराबर, तो देखा जाए a1 का वैल्यू 6 और a2 का वैल्यू 2, तो लिखा जाएगा 6/2, 2 से 6 कट गया 3 बार, तो बराबर आ गया 3। फिर कॉमा b1 बाई b2, तो b1 का वैल्यू देखा जाए तो माइनस का 3 और b2 का वैल्यू माइनस का 1, तो क्या लिखेंगे -3/-1, तो माइनस से माइनस कट गया। फिर आगे लिखा क्या जाएगा 3/बटा में एक न विधे तो भी चलेगा, 3 आ गया। फिर तथा c1 बाई c2, तो c1 का वैल्यू देखा जाए तो c1 का वैल्यू 10 और c2 का वैल्यू 9, तो c1 का वैल्यू हो गया 10 और c2 का हो गया 9। ये कटने वाला है नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 का वैल्यू, b1 बाई b2 का वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर है, बट c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसीलिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस स्थिति में दिए गए जो समीकरण युग्म है, जब a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इस स्थिति में जो रेखाएं होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अतः दिए गए समीकरण युग्म समांतर है, या दिए गए समीकरण युग्म समांतर है या रेखाएं समांतर है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इस वजह से हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 और 4 को सोल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और उन सभी के भी शेयर कीजिए जो क्लास 10th में पढ़ते हो, इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। चलिए, धन्यवाद।